अरे क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री एक इतना सा एरिया पकड़ कर बैठा है। देश बदल जाना था ना। जी। जितनी इंडस्ट्री वालों की चिंता है उतने किसानों की चिंता नहीं करती सरकार, क्योंकि किसानों से मलाई नहीं मिलती ना खाने के लिए। इंडस्ट्री तो पूरा मलाई मिलती है। किशन बाबूराव हजारे, अधिकांश लोग उन्हें अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं। यह एक भारतीय समाजसेवी हैं। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सूचना के अधिकार के लिए कार्य करने वालों में वे प्रमुख थे। जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए अन्ना ने 16 अगस्त 2011 से आमरण अनशन आरंभ किया था। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सरकार की युवाओं से सेना में शामिल होने की अपील पर अन्ना सेना की मराठा रेजिमेंट में ड्राइवर के रूप में भर्ती हो गए। मुंबई पदस्थापन के दौरान वो अपने गांव रालेगन आते जाते रहे। वे वहां चट्टान पर बैठकर गांव को सुधारने की बात सोचा करते हैं। वही आज नव भारत समाचार के संवाददाता कैलाश सुगंध ने इनसे बातचीत की। आज हमारे साथ में जो समाज के जो प्रमुख व्यक्ति है, जो जिन्होंने हमारे चैनल के लिए जो है एक अमूल्य समय दिया और जिन्होंने अपना अमूल्य समय जो है समाज की सेवा के लिए दे दिया है, जिन्होंने 1991 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी किया था। सन 2000 में इन्होंने माहिती के अधिकार के संबंध में भी इन्होंने आंदोलन किया था। सन 2011 जो कि आपको पता है कि लोकपाल के विषय में इन्होंने आंदोलन किया था। जी हाँ, वही प्रमुख व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कराना चाहते हैं, जिनका नाम है अन्ना जी हजारे। हम अन्ना जी हजारे का स्वागत करते हैं अपने चैनल के तरफ से। और उन्होंने अपना अमूल्य वक्त दिया है। कुछ सामाजिक विषय हैं जिस पे हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है। और ये सामाजिक विषय जो है भारत की जो युवा पीढ़ी है और जो युवा नारी है उसको कुछ विशेष संदेश देने के लिए और कुछ अपने तरफ यानी कुछ सीखने के लिए हम लोग विशेष तौर पर पूरी चैनल की टीम यहाँ पर आज रालेगन में मौजूद है। अन्ना जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने जो अपना जो जीवन है, अपना जीवन जो देश की सेवा में, जन सेवा में जो दिया है, तो जन सेवा में देने के लिए आपको ये कहां से आया कि आपने जन सेवा करनी चाहिए? राष्ट्र सेवा तो आपने की थी, आप एक सैनिक भी थे। राष्ट्र सेवा करने के बाद में ये कहां से विचार आया कि देश की सेवा करना चाहिए? पहले तो जब मैं छोटा था तो बचपन में माँ के संस्कार हुए। वो ज़्यादा लिखी पढ़ी नहीं थी, ग्रेजुएशन नहीं किया था, लेकिन मनुष्य जीवन में इंसान ने कैसे बर्ताव करना ये उसको पता चला था। इसलिए मुझे हमेशा संस्कार करते, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बढ़ना, किसी का बुरा नहीं करना। अगर नहीं अच्छा कर सकते तो ठीक है, लेकिन बुरा नहीं करना। तो मेरा माइंड सोशल बनते गया बचपन से। और सोशल माइंड बनने के कारण मैं अपने जीवन में ये सोचते रहा, अरे क्या चक्कर है दुनिया का। ये सब लोग दौड़ रहे। सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं। और थोड़ा जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, और उम्र भर मेरा हाथ में कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा कहकर रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो मैं सोचता बैठा क्या चक्कर है दुनिया का। आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, और उम्र भर दौड़ रहा। मैं लोगों को क्वेश्चन करने लगा, ये क्या चक्कर है दुनिया का। मुझे जवाब नहीं मिल रहा।
एक दिन मैंने सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना, मरना पता है, खाली हाथ से जाना पता है, तो आज क्यों ना जाए, किस लिए जीना। तो मैं ये जब सोचते सोचते लोगों को क्वेश्चन करते करते काफ़ी समय बीत गया, और स्वामी विवेकानंद की एक किताब जी दिल्ली के स्टेशन पर बुक स्टॉल में आकर्षक लगी, इसलिए किताब खरीदी कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गया। महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव पड़ा जी और जीवन समझ में आ गया। एक ही बात समझ में आ गई, हर इंसान को भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, वो सेवा के लिए दिया। सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म, जो भगवत गीता का संदेश है। कर्मण्येवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा ना करते हुए किया हुआ कर्म वो भगवान की पूजा है। ये मुझे समझते गया। और मैं युवक था, 25 साल का युवक। जब ये विचारों का प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर, तो 25 साल की उम्र में मैंने तय किया कि मेरा जीवन, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा देश, इनके सेवा के लिए अर्पण। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, खतरा लगने लगा, शादी कर लूँ तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने तय किया कि शादी नहीं करना, मेरे गांव, समाज और देश के लिए नहीं करना शादी। तय किया बैचलर रहना। और आज मेरी उम्र हो गई 84 साल, 84। वही विचार है। गांव में मेरा घर है, खेती बाड़ी है, भाई है। 45 साल हो गए घर में जाकर। सर 84 साल आपकी उम्र हो गई है, तो अभी ये दौर पे, ये पड़ाव पे आने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगता कि अब सेवा बहुत हो चुकी है, अब आराम होना चाहिए? नहीं, ये बात समझ में आ गई ना, जीवन ही मिला सेवा के लिए। और अभी मैं जो अनुभव करता हूँ ये सेवा का, लखपति करोड़पति को भी जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता हूँ। तो इतना आनंद है और लोग भाग दौड़ कर रहे हैं आनंद के लिए। अभी मुझे वो आनंद जो मिल रहा है तो वो छूट नहीं सकता। अभी शरीर में प्राण है तब तक वो सेवा चलती रहेगी। गांव, समाज, देश एक चलते रहेगी, तो वो छूट नहीं सकते। क्योंकि वो आनंद इतना है, वो शब्दों से व्यक्त नहीं होता, इतना आनंद है। अभी भी आप सेवा आपकी जारी ही है? अभी भी सेवा के लिए, मदद के लिए गांव के लोग आपके पास में आते हैं? जी हाँ, मैं तो निमित्त मात्र है। ये सब खड़ा करने वाले गांव के लोग हैं। जिस गांव में 35 शराब की भट्टी थी पेट संभालने के लिए, उस गांव में आज 22 साल हो गए बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं। तो ये तो करने वाले लोग हैं, अन्ना क्या कर सकता है। लोगों ने ये सब राय ली। होली का त्यौहार था, होली, और होली के त्यौहार में लकड़ी जलाते हैं, गोरिया जलाते हैं। तो युवकों ने ग्राम सभा ली और ग्राम सभा ने यह तय किया, अरे लकड़ी जलाना, गोरिया जलाना, ये क्या होली है? ये तो प्रदूषण होता है जलाने से। होली ऐसे मनाने हैं, दुराचार की होली, दुर्गुणों की होली। और युवकों ने तय किया अपने गांव में जितने बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए है वो खरीद लेनी, उनको पैसा देना। और दुकान वालों को भी बुलाया कि कल से किसी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं रखना। आखिर गांव वाले हैं। अभी
22 साल हो गया, किसी दुकान में नहीं। ये करने वाले लोग हैं, दुकान वाले नहीं रखते इसलिए हो रहा। गांव के लोग सब ये सोचते हैं और कभी कुछ दिखाई दिया तो आपस में उनको बताते हैं। तो इसके लिए आज 22 साल से गांव में कोई नशा नहीं। भी आप जब सेना से रिटायर हुए थे और जब यहाँ रालेगन में आए थे, तब यहाँ पर सर कॉफ़ी समस्या थी, कृषि की समस्या थी, पानी की समस्या थी, और चट्टानी जैसा क्षेत्र होने के कारण यहाँ खेती करना जो है नामुमकिन था। तो ऐसे क्षेत्र को आपने, ऐसा जो नज़ारा हमें दिख रहा है वो स्वर्ग से कम नहीं है सर। जी हाँ, महात्मा गांधी कहते थे देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना होगा। जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। ये गांधी जी हमेशा कहते थे। ऐसा क्यों कह रहे थे गांधी जी? तो गांव के विकास में प्रकृति और मानवता का दोहन नहीं है। आज हम इंडस्ट्री के माध्यम से जो विकास कर रहे हैं, इसमें पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला पूरा दोहन है। कितना जलाते हम, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ टन डेली जला रहे हैं देश में। वो जलने से प्रदूषण बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा, लोगों की बीमारियां बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि जो विकास हमें करना, गांधी जी कहते थे प्रकृति की जो देन है उसका उपयोग करो, और व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी कैसे हो वो बताया। तो मैंने इस गांव में प्रकृति की देन, सिर्फ वर्षा जो गिरती है वो पानी निकल जाता है, नदियों में जाता है, डैम में जाता है, और 80% लोग भूखे सोते हैं। एक तो वर्षा कम है, जो वर्षा गिरती है वो भी निकल जाते हैं। 80% लोग खाने के लिए अनाज नहीं, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं, हाथ के लिए काम नहीं। ऐसे स्थिति में गाँव, तो जो प्रकृति की देन, बारिश का बूंद न बूंद को रोका, जमीन में रिचार्ज किया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाया, और जिस गांव में 400 एकड़ ज़मीन में एक फसल नहीं मिलती थी, उस गांव में 1200 एकड़ ज़मीन में 2 फसल मिल रही है। जिस गांव से 300 लीटर दूध बाहर नहीं जाता था, 300 लीटर, आज हर दिन 9000 लीटर दूध बाहर जा रहा। अर्थनीति बदल गई, इतना इनकम बढ़ गया। जिस गांव में 80% लोग भूखे सोते थे, सिर्फ पानी को रोका, रिचार्ज किया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाया, और आज जिस गांव में जो 80% लोग भूखे थे, 200-250 ट्रक प्याज, सब्जी बाहर जा रही है। तो अर्थनीति बदल गई। गांधी जी बोलते थे देश की अर्थनीति अगर बदलनी है तो पहले गांव की अर्थनीति बदलनी होगी, तब देश की अर्थनीति बदलेगी। तो हमने यहाँ प्रयोग किया, वो ये किया कि नेचर, प्रकृति का हम दोहन नहीं करना, जो हमें देन दिए उसी का उपयोग करते हुए आज स्वावलंबी बन गए। कितने लोगों ने आना है स्टडी करने के लिए गांव में? 15 साल में 13 लाख लोग आ गए, 13 लाख। 4 लोगों ने पीएचडी किया इस पर, और 2 अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो इतना प्रभाव पड़ता है, प्रेरणा लोगों को मिलती है। इसलिए ये गांव एक गांव के लिए काम नहीं है। जो गांधी जी बोलते थे गांव जब तक नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा, ये समाज के लिए, प्रेरणा के लिए है। एक गांव नहीं, एक गांव बदल गया इसका गुणाकार। एक दीप से जला दूसरा और दूसरा से अनेक,
ऐसे दीप जब जल जाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, बलशाली भारत बनेगा। ये सोचकर हम ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। अन्ना जी ने जो 1991 में समाज सेवा के साथ में 1991 में भ्रष्टाचार के विरोध में भी महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र संपूर्ण महाराष्ट्र में आंदोलन किया था इन्होंने। और वो भ्रष्टाचार में जो सत्ता थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की, और वो आंदोलन के चलते 4 मंत्रियों पर भी जो है इस पे एक कमेटी बिठाई गई थी जांच करने के लिए। तो अन्ना, समाज सेवा के साथ में भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग हैं, जो हमारे भ्रष्टाचार करके देश को पीछे लाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी अन्ना जी ने आंदोलन किया है। हम जानेंगे कि भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन करने का मकसद क्या था अन्ना जी का। 1975 में रूरल डेवलपमेंट का काम शुरू किया और रूरल डेवलपमेंट में अच्छे रिजल्ट मिल गए। लेकिन हमें एक नज़र आ रहा, विकास तो हो रहा, लेकिन ये विकास को भ्रष्टाचार का परकलेशन लगा है। 1 रुपये में 10 पैसा गांव तक नहीं जाता, तो विकास कैसे होगा? इसलिए 1975 में रूरल डेवलपमेंट का काम शुरू किया और 1990 में करप्शन मूवमेंट शुरू किया। भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन एक संगठन बनाया है जी। उसके लिए मैं हजारों किलोमीटर महाराष्ट्र में सफ़र किया है। पैसा नहीं है, किसी का पैसा नहीं लेता, डोनेशन नहीं लेता। दान इंसान को नादान करता है, लाचार बनाता है। लोगों को लाचार नहीं करना, स्वाभिमान सिखाना। इसलिए किसी का डोनेशन नहीं लिया। सभा होती थी, सभा में झोली रखता था, झोला, और लोगों को बताता 5 रुपया 10 रुपया झोला में डालिए, और लोग 5 रुपया 10 रुपया झोला में डालते हैं। उस झोला में जो पैसे आते हैं उससे कार्यकर्ता का खान पान, सफ़र, एक पेट्रोल डीजल, ये पूरा होता है। ऐसे में करीब 13,000 से ज़्यादा किलोमीटर सफ़र किया, और ऐसे एक बार नहीं, 3-4 बार लोगों को जगाया, संगठित किया। और महाराष्ट्र में 33 डिस्ट्रिक्ट, 252 ब्लॉक में हमारा संगठन खड़ा हो गया है। 252 ब्लॉक, बहुत बड़ी, इतना बड़ा संगठन। एक फकीर आदमी, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, किसी का डोनेशन नहीं, विदेश का पैसा नहीं, फिर भी इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया। सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा, ये स्थिति बन गई। फिर मैंने सोचा करप्शन जो लगा है, ये इसने करप्शन किया, उसने करप्शन किया। शुरू में हम शुरू किया है, मंत्री हाथ में आया, इसकी जांच करो, उसकी जांच करो। इसके 6 मंत्री घर चले गए जी। 400 ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। फिर मैंने सोचा ये मंत्री घर जाकर, ऑफिसर घर जाकर क्या करप्शन ख़त्म हो जाएगा? सोचते रहा। मुझे जवाब मिल गया, ये मंत्री अधिकारी घर जाके करप्शन ख़त्म नहीं होगा। हमारा देश, हमारा संविधान जो है ना, संविधान के आधार पर कानून बनते हैं और कानून के आधार पर देश चलता है। तो हमें करप्शन को ब्रेक लगाने वाले कानून बनाने जरूरी है। ये सिर्फ 6 मंत्री घर गए, 400 ऑफिसर, इससे काम नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार को रोकथाम लगाने वाले कानून बन गए तो करप्शन को ऑटोमेटिक ब्रेक लगते जाएगा। ये ध्यान में आ गया है। फिर मैंने सूचना का अधिकार जी शुरू किया कि हर आदमी इस देश का मालिक है। 26 जनवरी 1950 में हम लोग प्रजासत्ताक मनाया,
जिस दिन प्रजासत्ताक मनाया उस दिन प्रजा मालिक बन गई, सरकारी तिजोरी उनकी है। वो तिजोरी का पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होता है, क्या क्या काम होता है, ये पूछने का हर इंसान का अधिकार है, हक है, वो मिलना चाहिए। इसलिए मैंने ये सूचना का अधिकार कानून मिले, इसलिए आंदोलन शुरू किया है। सर, आपका एक प्रमुख आंदोलन भी था 2011 में लोकपाल बिल के लिए। तो लोकपाल बिल के लिए जो आपने आंदोलन किया था उसमें पूरे देश ने आपको जन समर्थन दिया था सर। तो ऐसा क्या वो आंदोलन में था कि हर घर से नागरिक जो है आपके साथ में था? उसका कारण था 1961 ये लोकपाल लोक आयुक्त का बिल संसद में आया था, लेकिन संसद में बैठे हुए जो पक्ष और पार्टी के लोग हैं उनको ये नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा सख्त कानून है। भारत में पहली बार ये कानून बनने जा रहा था। इसमें क्या था, लोकपाल अगर कानून बन गया, जनता ने पंत प्रधान के करप्शन के सबूत दिए तो लोकपाल उनकी जांच करेगा, और जांच में सबूत मिल गया तो पनिशमेंट, पंत प्रधान को पनिशमेंट, सांसद जितने सांसद हैं करप्शन का सबूत मिल गया, जनता ने प्रूफ दे दिया, उनकी जांच। इतना कठोर कानून होने के कारण 61 से लेकर 2011 तक 45 साल में 8 बार बिल आया, 8 बार, लेकिन पास नहीं हुआ। फिर हमने सोचा ये कानून बनना बहुत ज़रूरी है, देश का करप्शन को ब्रेक लगाने वाला एक क्रांतिकारक कानून है। तो मैंने सरकार के पास पहले लेटर भेजना शुरू करा, नहीं मानता है। फिर बार बार मैं आंदोलन करते रहा। जंतर मंतर पर 3 बार आंदोलन हुआ अप्रैल 2011 में, और सरकार नहीं मानती। फिर 16 अगस्त 2011 में रामलीला पर बैठ गया। अभी जनता सब मेरे बारे में जानती थी जी। पूरे देश में मैं आंदोलन में कितना काम कर रहा है ये लोगों को पता चला, तो पूरी जनता खड़ी हो गई आंदोलन में। ख़ास तौर पर हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये नज़दीक के स्टेट है, इससे बहुत लोग, और कहीं दूर के लोग हैं, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उन्होंने अपने अपने जगह पर ये आंदोलन शुरू किए। पूरे देश में आंदोलन हो गया तो सरकार घबरा गई। सरकार धरना मोर्चा इसके लिए नहीं डरती, सरकार गिरने से डरती है। अभी सरकार को पता चला कि अगर नहीं करे तो सरकार गिर जाएगी, तो सरकार को कानून बनाना पड़ा, लोकपाल लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त ये एक ही कानून है जी। लोकपाल है केंद्र के लिए और लोकायुक्त है राज्यों के लिए जी। अभी देश में 2-3 राज्यों ने बनाया, अभी हमारा कानून बन रहा है लोकायुक्त जी। ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है जी। इतना स्ट्रांग कानून है। तो लोकपाल लोकायुक्त हमारे देश का भ्रष्टाचार मुक्त भारत या भ्रष्टाचार मुक्त राज्य हमें निर्माण करना है। तो जैसे केंद्र में लोकपाल आ गया, ऐसे राज्यों में लोकायुक्त आना जरूरी है। आज जो लोकायुक्त नहीं है हर राज्यों में है लोकायुक्त, लेकिन वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है लोकायुक्त, और फिर मुख्यमंत्री जो कहेगा वो सुनते रहता है। ये इसको स्वायत्तता है। तो अभी जो कानून बनेगा जी, इसको पूरी स्वायत्तता है। इलेक्शन कमीशन जैसे होता है ऐसा ये लोकायुक्त होगा। मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, किसका भी जनता ने प्रूफ दिया, उसकी जांच होगी और उस पर एक्शन होगा।
तो अभी लोकपाल लोक आयुक्त तो देश में पहली बार इतना बड़ा 45 साल में 8 बार बिल आया, नहीं बना, ये आंदोलन से बन गया है। आपको लगता है कि जो लोक आयुक्त कानून जो लाया जा रहा है वो सर्वप्रथम जो है महाराष्ट्र सरकार लागू कर पाएंगी लोक आयुक्त कानून को? अभी थोड़ा देर कर रहे थे। जी अभी तक हमारे चीफ सेक्रेटरी, महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी, उसके अध्यक्षता में 4 प्रधान सचिव, ऐसे 5 लोग सरकार के और 5 लोग हमारे, जी ये मीटिंग चल रही। पहले बीजेपी सरकार थी, जी वो थोड़ा टाल रही थी, तो मैंने उनके विरोध में आंदोलन किया। जी ये देवेंद्र फडणवीस जी आंदोलन किया, फिर उन्होंने लिखित दिया कि हम ये कानून लोक आयुक्त कानून के लिए ड्राफ्ट बनाने के लिए जल्दी से जल्दी, फिर उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, कमेटी नियुक्त की ड्राफ्ट बनाने के लिए। उनके 3 मीटिंगें 4 मीटिंग हो गई और सरकार गिर गई। जी फिर ये उद्धव ठाकरे की सरकार आ गई, जी शिवसेना। जी उन्होंने फिर भी चीफ सेक्रेटरी और 4 प्रधान सचिव और हमारे 5 लोग वो जारी रखा। कुछ दिनों के बाद वो चाल ढकल कर रही है, उनके दिमाग में नहीं है। फिर मैं इशारा दे दिया, अभी अगर ये कानून नहीं बना तो हमें फिर से एक बार आंदोलन करना पड़ेगा। जी तो अभी हिल गई और अभी मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि ये ड्राफ्ट जो पूरा अधूरा है जल्दी पूरा करो। तो अभी मुझे मैसेज आ गया 2 दिन पहले कि हम जल्दी से मीटिंग लगा रहे, और मीटिंग होने के बाद विधानसभा में वो कानून बनेगा। उसको स्वायत्तता है ना, विधानसभा में वो कानून बनेगा। ये लोक आयुक्त अभी का है, वो उसको कुछ नहीं, वो अपने मर्जी से बनाते। ये इसको संविधान के मुताबिक पूरी स्वायत्तता हुई, तो अभी उनको कानून बनाना पड़ेगा। एक तो कानून बनाना पड़ेगा, ना तो घर जाना पड़ेगा, दोनों में होगा। अच्छा, आपका कहना ऐसा है कि अगर कानून नहीं बना तो सरकार भी जो है घर जा सकती है। कहने मतलब आप यानी कहना आपका मतलब यही है कि जन सेवा के लिए आप अभी भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। लेकिन अन्ना जी, ये भी कहा जाता है कि आपके साथ जो भी आंदोलन से पूर्व में जुड़े थे, वो जो लोग हैं वो उस समय भी उन्होंने अपनी राजनीतिक भविष्य में तराशने की अपने आप को कोशिश की है। जैसे एक अनुभव के आधार पर जैसे अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने आपके साथ रह के अपनी राजनीतिक जो है यानी राजनीति में अपना अलग से मार्ग पकड़कर आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए। क्या आज भी उनके साथ आपकी बातचीत होती है? नहीं, मैं उनको पहले बताया, पक्ष और पार्टियों से इस देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं। जी हम लोग आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाने वाले पक्ष और पार्टी के लोग हैं, उन पर जनसंसद का प्रेशर निर्माण करना ये महत्वपूर्ण है। जनसंसद आपकी राज्य के विधानसभा है या देश की लोकसभा है, इन दोनों से भी जनसंसद बड़ी है। जनसंसद मतलब देश का वोटर, इन्होंने उनको चुनकर भेजा इसलिए लोकसभा बनी, जी इन्होंने उनको भेजा इसलिए विधानसभा बनी। तो विधानसभा और लोकसभा की जननी है जनसंसद, और जनसंसद अगर जाग गई तो सरकार गिर जाएगी। ये हुआ ना 2011 के आंदोलन में, जी सरकार गिर गई, जी नहीं करते ना। तो इसलिए जनसंसद का प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। आज
पक्ष और पार्टियां सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे भाग दौड़ कर रही हैं। बलिदान की याद नहीं है कि हमारे आज़ादी के लिए जो बलिदान हुआ उसकी याद नहीं है। इसलिए जन संसद का प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। जन संसद ये कोई राज्य नहीं मानता तो गिरा सकते हैं, इतनी शक्ति है उसमें। इसलिए ये अरविंद केजरीवाल जी, पहले उन्होंने बताया नहीं पक्ष निकालना, पार्टी निकालना। अच्छा हमारी ये सोच थी जी, कि देश में अभी घूमेंगे, जन संसद को मजबूत करेंगे जी, और सरकार कोई भी हो उस पर जन संसद का प्रेशर निर्माण करेंगे। ये हमारा एम था ये आंदोलन के बाद। लेकिन हमारी जो टीम अन्ना थे ना, जी, ये किसी के दिमाग में मुख्यमंत्री घुस गया, जी, किसी के दिमाग में गवर्नर घुस गया, जी, किसी के दिमाग में मंत्री घुस गया, जी, और फिर उन्होंने पार्टी, मैं बोला ये पार्टी बिल्टी आपको बनाना है बनाओ, हम आपके साथ नहीं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक बार भी आपसे यानी आशीर्वाद लेने के लिए रालेगन आए सर? नहीं, उन्होंने फ़ोन किए थे जी, शुरू में जी, मिलने के लिए। मैं बोला आपसे नहीं मिलना, मैं जी, पक्ष और पार्टी के लोगों से मैं नहीं मिलता, जी, आप मुख्यमंत्री बनना बड़े हो। जन संसद अगर जाग जाती ना, अरे क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री एक इतना सा एरिया पकड़ कर बैठा है, देश बदल जाना था ना, जी, देश बदल जाना था, सही गणतंत्र आना था देश में, लोकतंत्र आना था। इतना सा एरिया पकड़ कर बैठे। इसलिए मेरा प्रयास जारी है, मैं आंदोलन करता, वो भी सेवा है, किसी पक्ष और पार्टी के विरोध में नहीं, समाज और भलाई के लिए अच्छे कानून बनाना और कानून बनाकर प्रेशर निर्माण करना। आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाने वाले लोग हैं, उन पर प्रेशर निर्माण करना, ये मुख्य एम है हमारा। अन्ना जी, अभी जो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल चल रही है या देश में जो राजनीतिक हलचल चल रही है, आप एक समाज सेवी है और आप हर नज़रिए से महाराष्ट्र राज्य हो या संपूर्ण भारत हो, आप अपने नज़रिए से भी देखते हैं और उस बारे में स्टडी भी करते हैं। आज के जो राजनीति हालात है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के राजनीति से इस देश को उज्जवल भविष्य नहीं मिलेगा, क्यों? इनके सामने एक ध्येयवाद नहीं है। समाज, देश, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है। सिर्फ सत्ता से पैसा और पैसा से फिर सत्ता, इतना ही सोच है। अगर सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता तो आज ये देश की हालत ये नहीं बनती थी। सेवा भाव से काम करते। पक्ष और पार्टियाँ किस लिए? सेवा, समाज कारण हो, धर्म कारण हो, राजकारण हो, ये सेवा का क्षेत्र है, इसमें सेवा करनी है। और सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। ये सेवाबाजी में चले गई और मेवा खाने में बीत गए। इसलिए पक्ष और पार्टी से भविष्य नहीं। अभी एक ही रास्ता है, आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाकर कोई भी पक्ष और पार्टी चलती है तो जन संसद का दबाव निर्माण करना, इतना ही रास्ता बाकी है और वो मैं अपना रहा हूँ। अन्ना जी, आपने ग्रामीण क्षेत्र में अन्ना जी ने बहुत काम किया है, किसानों के लिए काम किए हैं और प्रमुख रूप से जो है ये उदाहरण ही है हमारे पास में जो रालेगन सिद्धि जो है ये किस प्रकार इन्हें डेवलप किया है अन्ना जी ने। अन्ना जी, मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि देश में आज देश में जो किसान आंदोलन जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, उसमें आप यानी आप सहयोग कर सपोर्ट करते हैं या किस प्रकार से उनको मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए? क्या है कि किसानों का जो आंदोलन है ये 3 कानून पर आंदोलन है, मैंने सपोर्ट किया। ये आंदोलन शुरू हो गया, उस टाइम पर 1 दिन का अनशन किया जी।
और उनको सपोर्ट किया। लेकिन ये आंदोलन था भी 9-10 महीना शुरू हो गया। जी। मैं किसानों का आंदोलन 23 मार्च 2018 में शुरू किया। किसान के खेती माल को लागत मूल्य पर आधारित भाव मिलना, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक ये भाव मिलना चाहिए, दाम मिलना चाहिए। 2018 में वही आज़ाद मैदान में मेरा आंदोलन हुआ 2018 किसानों के लिए। और पंत प्रधान कृषि मंत्री को भेजा, मुझे लिखित आश्वासन दिया कि हम आपकी जो राय है वो हम करने के लिए तैयार हैं। उसमें हमने मांग क्या थी कि किसानों को लागत मूल्य पर आधारित सही दाम मिलना। आज होता क्या है, राज्यों में कृषि मूल्य आयोग है, हर राज्यों में कृषि मूल्य आयोग है। वो किसान के फसल का दाम निकलता है, तूर, चावल, ज्वार, बाजरा, कितना लागत आता है, 1 क्विंटल अनाज के लिए कितना लागत आता है, ये निकालता है। ये जो राज्य कृषि मूल्य आयोग है उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के शास्त्रज्ञ हैं, वो सब ये निकालते हैं और केंद्र में भेजते हैं। और केंद्र में केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग है, इधर से जो ये भेजते हैं कि ज्वार को 1 क्विंटल में इतने दाम मिलना चाहिए, वो उधर 50%, 55% कटौती करता है। इसके कारण दाम नहीं मिलता। तो मैंने 15 पॉइंट निकाले हैं। ये करने से किसानों को सही दाम मिल जाएंगे। तो पंत प्रधान ने कृषि मंत्री को भेजकर मुझे आश्वासन दिया है। मैं वो आंदोलन वापस ले लिया। मैं राह देखते रहा, पंत प्रधान आश्वासन देता और पालन नहीं करता। फिर से आंदोलन किया, फिर से कृषि मंत्री को भेजा इधर। उधर दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उधर कृषि मंत्री जाता नहीं और दिल्ली से इधर भेज दिया। फिर इधर बैठा मैं, फिर मैं बोला ये आश्वासन दिए थे, पालन क्यों नहीं हुए। फिर से दोबारा राय ली कि हम उच्चाधिकार समिति नियुक्त करते हैं, सरकार के 5 लोग रहेंगे, आपके 5 लोग, और उच्चाधिकार समिति के माध्यम से आपके जितने मांग है उस पर चर्चा करके निर्णय ले लेंगे। लेकिन ये कोरोना शुरू हो गया, इसके कारण हम मीटिंग नहीं कर पाए। अभी मैं उनको लेटर भेजा है, कोरोना के कारण हम जल्दी ये मीटिंगें शुरू नहीं कर पाए। उच्चाधिकार समिति फिर से कोरोना कम हो गया तो हम अपने नाम दे देंगे और उच्चाधिकार समिति की मीटिंग शुरू करो, ऐसा। तो उन्होंने मान लिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली का जो कृषि का आंदोलन है किसानों का, उससे हमारी मांगे बहुत विस्तार से 2 एकड़ का किसान और 50 एकड़ का किसान, दोनों को एक लाइन में क्यों बिठाते हैं। 2 एकड़ का किसान है, उसको खर्चा जो आता है वो ज़्यादा आता है। 60 एकड़ का किसान है, वो सामूहिक होने का किसान खर्चा कम आ जाता है पर क्विंटल। तो एक लाइन में मत बिठाओ। ड्रॉट प्रोन एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया, अकाल पीड़ित एरिया है। अकाल पीड़ित एरिया का किसान और इरिगेटेड एरिया का किसान, दोनों को एक लाइन में क्यों बिठाते हैं। दोनों की सोच अलग अलग करना चाहिए। इसको किसान का रेट अलग होना चाहिए। तो ये अभी मान तो रहे, लेकिन ये मीटिंग जब चलेगी तो मेरा कहना कि दिल्ली के आंदोलन के लिए हम सपोर्ट किया, लेकिन उनसे पहले हम 2018 3 साल पहले हमारे आंदोलन हो गए किसानों के ऊपर और जारी है
चल रहे हैं। भविष्य में आप जो किसान आंदोलन चल रहा है, अगर इसमें आपको आमंत्रित किया जाता है तो आप किसान आंदोलन में जाएंगे, या केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थी करने के लिए आपको अगर चुना जाता है या भेजा जाता है तो आपकी क्या तैयारी है? अभी अभी वो किसान आंदोलन है, उनसे 86 मेंबर अलग अलग राज्यों के यहाँ आए थे। एक दिन हमारी चर्चा हो गई। मैं उनको ये बताया, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। ये अगर काम करना है तो जनसंसद मजबूत करो। किसानों के प्रश्न पर जनसंसद मजबूत करो, और जनसंसद मजबूत हो गई तो कोई भी पक्ष और पार्टी की सरकार हो, इवन नरेंद्र मोदी के हो, परवाह नहीं, ये जनसंसद को गिराने की शक्ति है, सरकार गिराने की शक्ति है। उसको तो आप मजबूत करो। अभी पिछले हफ्ते में हमारी चर्चा, अभी वो गए हैं और लगे हैं काम में। अगर वो जनसंसद खड़ी हो जाती तो फिर आंदोलन करें, बड़ा आंदोलन। यानी आज भी आपकी आंदोलन की तैयारी है? हाँ, किसानों के लिए करना जरूरी है। आज क्या है, एक किसान की हालत है ना, माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, ऐसी हालत है। इतना मेहनत करता है वो, इतना मेहनत करता है, और उसको लागत मूल्य पर दाम नहीं मिलते हैं। और सरकार जितनी इंडस्ट्री वालों की चिंता है उतने किसानों की चिंता नहीं करती सरकार, क्योंकि किसानों से मलाई नहीं मिलती ना खाने के लिए। इंडस्ट्री तो पूरा मलाई मिलते है। यानी आपको ऐसा लगता है कि कृषि विधेयक जो कानून है वो सही में किसानों के हित में नहीं है? कृषि विधेयक जो कानून सरकार ने लाया है, केंद्र सरकार ने, वो सही में किसानों के लिए सही नहीं है? नहीं, उसका मैं उसमें गहराई में नहीं गया, लेकिन हमने जो 15 मुद्दे दिए उसमें ये जो 3 मुद्दे इनके, उसका भी काफ़ी हिस्सा है। लेकिन वो अगर आ गए ना तो चाहे इरिगेटेड का किसान हो, चाहे ड्रॉट पॉन्डर का किसान हो, चाहे 2 एकड़ की ज़मीन का किसान हो, चाहे 60 एकड़ के, उनके प्रश्न छूट जाएंगे। ऐसे हम लोग ये 17 मुद्दे निकाले, उस पर थोड़ा हम लोग कोशिश करें। अन्ना जी को जैसे 1990 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, 1996 में शिरोमणि जो अवार्ड से नवाजा गया था, उसके बाद में महावीर अवार्ड से भी 1997 में नवाजा गया था। यानी इनका जो जीवन है ना, अवार्ड तो इन्हें इतने मिले हैं कि ये इन्होंने पूरा जीवन ही जो है सामाजिक कार्यों में दे दिया, एक समाज के लिए दे दिया, समाज के उद्धार के लिए दे दिया। और आज की जो युवा पीढ़ी, आज हम कहेंगे कि युवा भारत, एक युवा भारत को जो है, एक यंग जनरेशन है जो आज पूरे भारत देश की, आप ये यंग जनरेशन को, एक युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के? युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति अगर जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, समाज देश का, युवक ही इस देश को बनाएगा। इस पर मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं एक युवक था 25 साल का, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, फिर भी कितना काम कर सकता है। तो मुझे विश्वास है इस देश का युवक अगर जाग जाए तो समाज और देश का उज्जवल भविष्य दूर नहीं। क्या करना पड़ेगा? युवकों में शब्दों में वेट आना चाहिए। आज युवक संख्या कम नहीं है, क्योंकि शब्दों में वेट नहीं है। समाज को कुछ बताते हो तो समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है? 4-5 बातें जरूरी है युवकों को, जो मैं संभाला अपने जीवन में। युवकों के आचार शुद्ध होना, आचार शुद्ध आचार, विचार भी शुद्ध होना, तब शब्द में वेट आएगा। आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, निष्कलंक, दाग नहीं होना जीवन में। दाग लग गया
तो शब्दों का वेट खत्म हो जाएगा। और एयर कंडीशन में नींद की गोली लेकर सोना पड़ेगा, दाग नहीं होना। आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, जीवन निष्कलंक, जीवन में त्याग। ये भारत की भूमि है ना, हमेशा ऋषि मुनि से हमें कह रही है, भला करना है गांव का, भला करना है समाज का, भला करना है देश का, तो त्याग करना पड़ता है। खेती में ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा हुआ भुट्टा नज़र आता है, लेकिन उसके लिए पहले एक दाना त्याग करता है, अपने आप को ज़मीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नज़र आता है। पहले एक दाना ज़मीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नज़र आएंगे? तो उस दाने की ज़रूरत है। आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में त्याग हो और अपमान पीने की शक्ति हो। इंसल्ट, कोई आपका अपमान करता है, निंदा करता है, पीछे खींचने की कोशिश करता है, शब्दों से प्रत्युत्तर मत करो, कृति से उत्तर दे दो, कथनी से नहीं, करने से, फिर आपके शब्दों का वेट बढ़ जाएगा। अन्ना जी, आपका पूरे देश में नाम है, आज का नव युवा भी जानता है, सब राजनीति दल जानते हैं, आपको पूरा देश जानता है, लेकिन आपका जीवन वैसे ही साधारण जीवन आप जीते हैं, एकदम मैंने सिंपल लाइफ है आपकी, क्यों ऐसा? क्या है, जितना सिंपल लाइफ होता है उतना उसमें सात्विकता होती है। मैं हमेशा युवकों को कहता हूँ, सत्य का मार्ग मत छोड़ो। सत्य के मार्ग से चलने वाले लोगों को कठिनाई आती है, निंदा होती है या विरोध होता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। कहावत है ना, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। तो मैं अपने जीवन में उसको संभाला, इसलिए कुछ कर पाया। हर युवक अन्ना हजारे जैसा अनुकरण करे तो हर युवक में अन्ना हजारे से बड़ा काम करने की शक्ति है, लेकिन वो भूल गया। मेरे में ये शक्ति है, उसको भूल गया। उसको बार बार जगाना होगा, ना तो युवक ही इस देश को बना सकेगा, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कॉलेज के युवकों को जगाते रहता है। अभी कोरोना है, कोरोना के कारण मैं बाहर नहीं जाता, लेकिन देश के कॉलेज के युवक है, ऑनलाइन मेरे मीटिंग चलते रहते हैं, जगाना है उनको। तो ये कोशिश है मेरी कि युवकों को जगाते हैं, क्योंकि युवक ही इस देश को बनाएगा, इस पर हमारा पूरा विश्वास है। आज का युवक बार बार टीवी के सामने जाता है, वो दृश्य देखता है, हमारे राजनीतिक लीडर है वो देखता है, अरे कल साइकिल पर घूम रहा था और 2 साल में इतने बड़ी बिल्डिंग बनाए और हार्लेशन कार है। तो हमारे युवक है ना, उसको लगता खाना पीना चैन बाजे करके एक दिन मरना, और कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है और कैसे निकल जाता है। अरे खाना पीना और मरना इसलिए जीवन नहीं है। जीवन में आए, खाए पिए और चले गए, तो पशु और हमारे में क्या अंतर है? मानवीय जीवन का विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, ये सोच करना ज़रूरी है। देखो ना, मैंने अपने जीवन में 25 साल का युवक होते हुए सोच किया, कोई सत्ता नहीं, पैसा नहीं, कितना बड़ा काम देश के लिए कर सकते हैं, युवक भी कर सकता है, ऐसे मेरी धारणा है। तो ये थे हमारे साथ में अन्ना जी हजारे, जिन्होंने अपना अमूल्य समय नवभारत समाचार के लिए दिया है, और एक इतना समय देना हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने अपना समय निकाल कर आज हमें साक्षात्कार दिया है। नवभारत समाचार से मैं कैलाश सुगंध, रालीगंज सिद्धि।